अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी एच एंटरटेनमेंट में हुज़ैर अहमद। नाज़रीन, आज हम आपको दो बड़ी हैरानकुन ख़बरें बताएंगे। एक तो शोले फ़िल्म में अदाकारों का जो मुआवज़ा था वो कितना कितना था, ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। और इसके अलावा बसंती के जो एक्शन सीन थे वो किसने किए थे, उसके हवाले से भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक और हैरानकुन ख़बर बताते हैं। हम यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस की बात कर रहे होते हैं, हम फिल्मों की बात कर रहे होते हैं, तो उसके बिज़नेस की बात करते हैं, बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन कितनी हुई, कितना बिज़नेस किया, इसका बजट कितना था। लेकिन इंडिया में एक फ़िल्म ऐसी भी है जिसने 45 करोड़ का जिसका बजट था और उसने सिर्फ 63,000 रुपया कमाया। ये भी आपके लिए एक हैरानकुन ख़बर होगी। हमारी इंडस्ट्री तो चले तबाह हाल है, हमारी इंडस्ट्री के अंदर तो बड़े मसाइल चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो 45 करोड़ की फ़िल्म बनती है और ना ही 63,000 का कोई बिज़नेस होता है। कुछ ना कुछ कमाई लेते हैं थोड़ी बहुत फिल्में जो हैं, लेकिन ये इंडिया में ऐसा हुआ है। एक फ़िल्म थी द लेडी किलर। उस फिल्म के डायरेक्टर अजय बहल थे, बहल, और उसमें अर्जुन कपूर और भूमि पेडनेकर जो थी उसके लीड रोल में थे। ये फ़िल्म जो थी ये रिलीज़ हुई नवंबर 2023 में, और इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तो इस फिल्म के पहले दिन के जो टिकट हैं वो एक ज़रिए के मुताबिक 293 फ़रोख्त हुए और एक के मुताबिक 500 फ़रोख्त हुए। तो इस लिहाज से 500 वाले ने 32,000 का पहले दिन का बिज़नेस इसका लिखा हुआ था, लेकिन बहरहाल इसके जो टोटल बिज़नेस हुआ वो लेस देन अ लाख, यानी कि 1 लाख से कम इसका बिज़नेस था। और 45 करोड़ की बनने वाली इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तो इसके हवाले से फिर काफ़ी सारी बहस शुरू होगी। क्रिटिक्स ने इसके हवाले से कहा कि इसकी कुछ रीज़न्स थी। जो अजय बहल जो इसके डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा ये फ़िल्म जो थी वो इनकम्प्लीट थी। पहले उन्होंने ये बयान दिया, उसके बाद उन्होंने इस बयान से वापस हट गए और उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं था, बल्कि हमने पहले जिस वक्त उन्होंने कहा कि इनकम्प्लीट थी तो उस वक्त बताया कि जल्दी जल्दी में कंप्लीट की, ओटीटी के ऊपर इसको रिलीज़ करना था, अगरचे वो बाद में किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म ने इसको लेने से इनकार कर दिया था। लेकिन नवंबर में रिलीज़ इस वजह से की गई क्योंकि दिसंबर में नेटफ्लिक्स के साथ इसका वो तय पाया था कि ये होगा, लेकिन जो फिल्म की हालत हुई उस पर ना सिर्फ नेटफ्लिक्स ने लेने से इनकार किया बल्कि किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म से इसको रिलीज़ ना किया जा सका। और इस फिल्म के हवाले से कुछ लोगों का मानना ये था कि अमूमी तौर पर जिस तरह पठान है जिसने 1,000 करोड़ कमाया वहाँ पे, और इस फिल्म की 4 हफ्ते पहले बाकायदा प्रमोशन शुरू हो गई थी पठान की, और इसी तरह जितनी भी बाकी फिल्में हैं उस साउथ की भी फिल्में हैं, दूसरी जिन्होंने बड़े बड़े बिजनेस किए हैं, KGF चैप्टर 2 जो है उसमें कम से कम 1 महीना पहले उसकी प्रमोशन शुरू हो जाती है और उसके हवाले से जो अदाकार हैं वो उसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। लेकिन अर्जुन कपूर की इस फिल्म द लेडी किलर के साथ ये वाला मामला नहीं था, इसमें मार्केटिंग नहीं की गई। 4 दिन पहले तक सिनेमा के ऊपर ट्रेलर का कोई पता नहीं था है या नहीं है, और इवन जो अर्जुन कपूर के अपने इंस्टाग्राम पेज या दूसरे पेज के ऊपर भी उन्होंने इसको पब्लिश करना या इसके बारे में बताना मुनासिब नहीं समझा था। तो जब ये इनकम्प्लीट का और फिर इसके ऊपर हैवी क्रिटिसिज्म हुई इस फिल्म के हवाले से, तो जिन लोगों ने इसको देखा बाद में हैरानकुन तौर पर इसको यूट्यूब के ऊपर भी रिलीज़ जब किया गया तो टी सीरीज़ क्योंकि इसके साथ प्रोडक्शन में भी शामिल थी तो टी सीरीज़ के प्लेटफॉर्म से इसको रिलीज़ किया गया, जिस वक्त OTT के प्लेटफॉर्म से किसी ने भी इसको लेने से इनकार कर दिया था। अब टी सीरीज़ जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर भी जितने व्यूज़ इसके आने चाहिए थे वो नहीं आए थे। तो ये इंडियन हिस्ट्री की एक फ्लॉप तरीन फिल्म है जिसने अब नाकामी के अंदर एक नए रिकॉर्ड कायम किए, और हमारे लिए भी एक लेसन है कि किस तरीके से जब फिल्म इंडस्ट्री अपनी पीक पे हो और वहाँ पे फिल्में चलती हों, वहाँ पे भी अगर मार्केटिंग ना की जाए प्रॉपर तरीके से, उसको तशहीर ना की जाए, उसकी प्लानिंग ना की जाए फिल्म लगाने की, तो वहाँ की फिल्में भी पिट जाती हैं जहाँ पे सिनेमा गोर्स जो हैं वो यूज़ टू हैं सिनेमा जाने के और उनके नॉलेज में होती हैं इस तरह की चीज़ें कि क्या क्या आ रहा है। हमारी इंडस्ट्री इस वक्त बिल्कुल वो हिसाब है कि इसको पिछले पता नहीं कितने साल से पानी लगाया जा रहा है, इसको बीज बोया गया है, लेकिन इसके हवाले से ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक पौधा जो है जिसको बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है, देखभाल की ज़रूरत होती है, और उस वक्त आप उसकी देखभाल छोड़ दें, उसको रोशनी और पानी ना दें, तो बिल्कुल जिस तरह एक पौधा वो बढ़ता नहीं है, वो तनावर दरख्त कभी नहीं बन सकता। तो हमारी इंडस्ट्री भी इसी तरह ही इस वक्त ये सूरत हाल चल रही है कि फिल्में दबादब बना भी लेते हैं, लेकिन सिनेमा पे कब आई, कैसे आई, किस वक्त आई, हम मतलब फिल्म क्रिटिक हैं,
हमने रिव्यू देना होता है, हम नज़र रखते हैं, हमें नहीं पता चलता फिल्म कुछ फिल्मों का कब आई है। तो आम बंदे को क्या, जब उसके पास इतने ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल हैं, साउथ की फिल्म में, इंडिया की फिल्म में, पाकिस्तान के ड्रामे, मोबाइल उसके हाथ में, हॉलीवुड की फिल्में हाथ में, एक USB लेके जाए फिल्म बीच में डाल जाती है 30 रुपए की। तो इस ज़माने के अंदर आप इस तरह की हरकतें करेंगे, फिल्म बना ली, 1000 रुपये वाले टिकट, सन्मे वाले टिकट पे लगा तो दी, पता किसी को नहीं है, ऑडियंस को पता तक नहीं है कि फिल्म रिलीज़ हुई है, और फिल्म फिर वो डब्बों में हमेशा के लिए बंद हो जाती है। लेकिन द लेडी किलर का ये अपना एक अनोखा रिकॉर्ड है जो हमने समझा कि आपको बताया जाए। अब आते हैं जनाब साहब दूसरी खबर की तरफ, शोले। शोले जो है अपनी कई वजूहात की बुनियाद के ऊपर इंडिया की एक यादगार फिल्म है, यानी कि उसने एक रिकॉर्ड कायम करके रखा बिजनेस का, DDLJ आने तक उसका जो रिकॉर्ड था कायम रहा, सबसे ज़्यादा चलने वाली फिल्म का रिकॉर्ड कायम रहा। और ये भी वाहिद फिल्म थी जिसको शुरू में स्लो बिजनेस मिला, और इसकी एंडिंग जो थी वो चेंज करने के चक्करों में थे कि जनाब अमिताभ बच्चन को दोबारा ज़िंदा कर दिया जाए, इस तरह की कोई एंडिंग कर ले। लेकिन जितनी देर में प्लानिंग हो रही थी, इतनी देर में इस फिल्म ने ऐसी पिक पकड़ी कि उसके बाद फिर उसने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड कायम किए। और वहाँ का एक और भी है, इस फिल्म से स्टार भी बड़े बने, इस फिल्म से बड़ी फेम हुई, और इस फिल्म के डायलॉग आज तक ज़ुबान ज़देआम है। और इसके साथ साथ जनाब इस फिल्म की जो लोकेशंस थी, जहाँ पे ख़ास तौर पे गब्बर सिंह वाली, उसको फिर महफूज भी किया गया टूरिस्ट के लिए। तो ये होता है फिल्म की ताकत, ये होती है इंडस्ट्री जहाँ पे फिल्म को बाकायदा तौर पर पजीराई दी जाती है, वहाँ के अदाकारों को पजीराई मिलती है। यहाँ मजाक नहीं समझा जाता, बल्कि मजाक उड़ाया नहीं जाता, बल्कि उसको एक संजीदा तौर के ऊपर लिया जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि शोले में जो अदाकार थे वो उन्होंने कितना कितना मुआवजा लिया। सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि 3 करोड़ की लागत से फिल्म बनी थी 1975 में, इसको रिलीज़ किया गया जब 3 करोड़ की इसके ऊपर लागत आई थी। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि इस फिल्म में जो लीड स्टार थे, जो जिन्होंने लीड रोल प्ले किया था, धर्मेंद्रा, उन्होंने इस फिल्म का मुआवजा जो था वो 1.5 लाख रुपया, इंडियन 1.5 लाख रुपया लिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि दूसरे नंबर पे तो सेकंड लीड क्योंकि अमिताभ बच्चन साहब थे, उन्होंने लिया होगा, लेकिन नहीं। हैरान कुन तौर पे सेकंड जो हाईएस्ट इसमें मुआवजा लेने वाले अदाकार थे वो संजीव कुमार थे, जिनकी वो बाजू कटे होते हैं, वो ठाकुर जो होते हैं। उन्होंने 1,25,000 रुपया इसमें लिया, और थर्ड में जाके अमिताभ बच्चन साहब जो हैं उन्होंने इसका मुआवजा, उनका बताया जाता है कि वो 1 लाख रुपया लिया। अच्छा, अब आप हीरोइंस में आए तो जिस वक्त अमिताभ बच्चन ने फिल्मों में कदम रखा तो उस वक्त सुपरस्टार थी वहाँ की जिया बच्चन साहिबा। उस वक्त जिया परादा थी, जिया, मुझे दोनों में मिक्स कर देता हूँ, लेकिन बार जिया बच्चन जो बाद में बीवी बन गई, वो उस वक्त वहाँ पे सुपरस्टार थी। बल्कि बावर्ची फिल्म की शूटिंग के दौरान भी जब राजेश खन्ना साहब के पास साथ इनकी ये फिल्म चल रही थी, तो अमिताभ बच्चन साहब को अपनी गाड़ी इन्होंने दी हुई थी। उनके पास अच्छी गाड़ी थी, इनके पास छोटी सी गाड़ी थी, नए थे, स्ट्रगलिंग फेज़ में थे। तो इनका क्योंकि दोस्ती यारी तो हो चुकी थी उस टाइम तक, तो जब ये लेने आए तो राजेश खन्ना ने कहा था क्या है अजीब अजीब लोगों के साथ भी तुम बोलती हो, लगाती, क्योंकि बावर्ची का टाइटल रोल वही कर रहे थे, वही उसमें हीरो थे। बाद में राजेश खन्ना का क्या हाल किया, ये भी एक हिस्ट्री अमिताभ बच्चन ने। लेकिन जो वो उस वक्त सुपरस्टार थी। हैरान कुन तौर पर इसमें हीरोइंस में सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाली बसंती यानी हेमा मालिनी थी, और हेमा मालिनी ने इस फिल्म में 75,000 रुपया लिया, यानी 1 लाख रुपया अमिताभ बच्चन, उसके बाद 75,000 रुपया लिया। और बहुत ज़्यादा डिफरेंस था जिया बच्चन और हेमा मालिनी के मुआवजे में। हेमा मालिनी ने 75,000 रुपया लिया, जबकि जिया बच्चन ने जनाब 35,000 रुपये में ये फिल्म की थी शोले। और इसके साथ इंटरेस्टिंगली आपको बताते चलें, इसमें जो सांबा का किरदार करने वाले मोहन थे, उन्होंने 12,000 रुपया लिया था। कालिया, एक तो गब्बर कहते ना, अगर तेरा नहीं तेरा क्या होगा कालिया, वो बाद में अरे ओ सांबा, वो एक वो था, और दूसरा कालिया जो था, कालिया तेरा क्या होगा कालिया, जब वो गन रखते हैं। उन्होंने जनाब इस फिल्म के लिए, कालिया ने लिया था 10,000 रुपया, और इमाम मस्जिद जो थे गालिबन वो कहते हैं अरे इतना सन्नाटा क्यों है यहाँ पे, तो वो उन्होंने 8,000 रुपया लिया था। लेकिन हैरान कुन तौर पर जहाँ सब अदाकारों के मुआवजे इसमें बताए गए हैं डिटेल के साथ, वहाँ पे अमजद खान का मुआवजा नहीं बताया गया, गब्बर सिंह का। ये हमारे लिए भी बड़े अफसोस की बात है, हम भी जानना चाह रहे थे। लेकिन बहरहाल इस फिल्म की एक और चीज़ आपको बताते चलें, आपने स्टंटमैन पाकिस्तान में भी सुने होंगे, जहांगीर मुगल, फाइट इंस्ट्रक्टर, फलाना ये वो, लेकिन वहाँ पे भी जो स्टंट मैन होते हैं, पहली बार स्टंट वेमेन आई वहाँ पे, और उसका नाम था रेशमा पठान। रेशमा पठान ने बसंती के वो सारे रोल किए थे, जो जितने सीक्वेंस थे, एक्शन सीक्वेंस थे,
टांगे वाले सीक्वेंस जहाँ जहाँ लड़ाई वगैरह थी। और रेशमा पठान जो थी ये वहाँ की वाहिद स्टंट वेमेन थी जिसने अपना नाम कमाया फिल्मों के अंदर, और उनके वालिदैन उनको इजाज़त नहीं दे रहे थे कि ये मेल डोमिनेटिंग फील्ड है सारी, उसके अंदर ये किस तरह अपना सर्वाइवल इसका किस तरह होगा। लेकिन बहरहाल जो आपको तस्वीरें भी नज़र आ रही होंगी रेशमा पठान की, उन्होंने ये रोल किया। उन्होंने सबसे पहले 1968 में किया, उसके बाद उन्होंने मीना कुमारी का भी स्टंट किया, उन्होंने श्रीदेवी का भी स्टंट किया, उन्होंने और अपने ज़माने की जो बड़ी बड़ी डिम्पल कबाड़िया का भी किया। अपने ज़माने की जो बड़ी बड़ी अदाकाराएँ थी वो उसका उन्होंने रेशमा पठान ने ये वाला काम किया। और उस हवाले से रमेश सिप्पी की इस फिल्म के अंदर बसंती के जितने एक्शन सीक्वेंस थे वो जनाब साहब रेशमा पठान ने किए। ये भी एक रिकॉर्ड है कि उससे जहाँ इतनी ज़्यादा चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई, जहाँ अमिताभ बच्चन को जनाब साहब इतनी फेम मिली, जहाँ ज़ुबान सद्याम थे, गब्बर सिंह के डायलॉग, जहाँ धर्मेंद्र के अपने एक स्टाइल थे, अगरचे वो अदाकार पुराने थे लेकिन शोले से उन्हें एक नई ज़िंदगी मिली, वहाँ बसंती को मिली। लेकिन वहाँ पे एक स्टंट वेमेन भी थी जिन्होंने ये काम किया और अपना एक नाम पैदा किया और हिस्ट्री में अपना नाम लिखवाया। नाज़रीन, ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो आपको बताने थे। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।